यस। सो अगर हम सोशल एक्टिविटीज़ को देखें तो वो आपको विक्टोरियन लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होती हुई आएगी, नज़र आएगी। विक्टोरियन लिटरेचर इज़ नॉट बियॉन्ड दो सोशल एक्टिविटीज़, बल्कि कॉम्पटन रिकेट, देयर इज़ अ क्रिटिक कॉम्पटन रिकेट, ही सेज कि किसी भी एज, जो इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी एज है, उसमें ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोसाइटी लिटरेचर को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे, ये सोशल नॉर्म्स लिटरेचर को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करें जितना कि विक्टोरियन एज में उसने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। कॉम्पटन रिकेट, ओके, कॉम्पटन रिकेट, यस, या, yes, a history of English literature, that is a history of English literature. And the first characteristic that we talk about Victorian age, that is of it is called a complex age. It is a complex age. So that is why it is said that there was a rapid flux in Victorian era. There was a rapid flux, and with that one, baffling complexity. Okay. Rapid, baffling. Okay. Baffling means confusing. You are unable to find out certain ways. So there is a baffling complexity. It is said that when you talk about England, इंग्लैंड का जो सोशल फैब्रिक है वो कभी भी इतना रैपिडली चेंज नहीं हुआ जितना कि विक्टोरियन एज में। सोशल फैब्रिक ऑफ इंग्लैंड वो इससे पहले कभी भी इतना रैपिड चेंज नहीं हुआ जो विक्टोरियन एज में हमें हमें जो है नजर आता है। सो यहाँ पे आप कहेंगे कि इस रैपिड चेंज के अंदर दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। नंबर वन, द रैपिड एंड स्वीपिंग चेंजेस of the age, the rapid and sweeping changes, and the complexity of social forces, और ये एक ऐसी एज है कि जिसके बारे में आप अगर उसको लेबल देना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको पर्टिकुलर लेबल देना कि ये एज इस तरह की बातें वो कर रही थी। जैसे कि हम तो वैसे तो लिबरलाइजेशन ही कर रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स एज ये थी, लेकिन इसके बावजूद ये इसमें आप कह सकते हो कि लेबलिंग, चाहे वो डेरोगेटरी वे में आप दें या कॉम्प्लीमेंट्री वे में आप दें, दोनों तरह से जो उसकी लेबलिंग है वो क्या है हमारे लिए मुश्किल है इस एज को लेबल जो है वो करना। और इस एज को बेटर रिप्रेजेंट किया है एसी वार्ड। ओके, देयर इज अ क्रिटिक एसी वार्ड। AC Ward. So what does AC Ward say about this one? Again, और ये वही है जो चार्ल्स डिकेंस ने अपने नॉवल में शायद इधर से वो बातें जो ली है। So he has said it was an age of faith, it was an age of doubt, an age of morality, an age of hypocrisy, an age of morality, an age of hypocrisy, an age of prosperity, an age of poverty. So both opposite forces they were working in Victorian age. Age of progress, age of decline. That is why we say जो लिटरेचर है विक्टोरियन एज का वो क्या है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दो सोशल चेंजेस। सो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी उसमें नजर आती है, सोशल चेंजेस जो है वो भी उस लिटरेचर में नजर आती है। So this means this age is very much complex. Means both those forces they were different kinds of forces they were working in that particular age. And next you can say the most important characteristic of Victorian age, that was the influence of science. Okay, so you can say influence of science, or you can say the development of science. Yes. Yes, उस पे भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि साइंस आ गई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जरूरी होगी उसके साथ। कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट्री मार्क्स के बारे में देना चाहें एक्टिविटीज के बारे में, वो भी क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वालिटीज भी हैं, और उसके खिलाफ बोलना चाहें तो उसके अंदर बहुत सारे वॉइसेस भी हैं, आप उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं। Yes, development of science.
सो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो विक्टोरियन एज के हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस के साथ जो बिल्कुल चीज जुड़ी हुई है वो क्या है, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। एंड द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब इन दोनों चीजों ने विक्टोरियन एज के ऊपर एक, अब कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट जो इन्फ्लुएंस है वो क्या छोड़ा, चाहे वो हम साइंस की बात करें या हम डेमोक्रेसी की बात करें। तो अगर हम साइंस में देखें तो साइंस ने लोगों का जो एटीट्यूड है, क्योंकि साइंस से बेसिकली जो फर्स्ट रिजल्ट निकलता है वो कौन सा है, मटेरियल प्रोग्रेस। साइंस में क्या होता है, मटेरियल प्रोग्रेस होती है, और जब मटेरियल प्रोग्रेस किसी भी सोसाइटी में होती है तो अल्टीमेटली वो लोगों की लाइफ को क्या करती है, बदलती है। लोगों की लाइफ बदलती है तो लोगों के व्यूज बदलते हैं, लोगों के आइडियाज बदलते हैं, लोगों के रिलीजन के बारे में नोशंस बदलते हैं। तो मटेरियल जो प्रोग्रेस है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस इन साइंस और द डेवलपमेंट इन साइंस। हाँ, वो आगे इस मटेरियल प्रोग्रेस पहले होगी तो थॉट मटेरियलिस्टिक हो जाएगी ना। अपने आपने यहाँ पे इस रूम में एसी लगाया हुआ है और आपने उसको देखा है, वो मटेरियल प्रोग्रेस है। तो आपने कहा कि मैंने भी स्ट्रगल करनी है और अपने घर में एसी लगाना, तो आई शुड एंजॉय दोस फैसिलिटीज। तो वो अब फिर आप मटेरियल परसूट्स में लगेंगे। आप मटेरियलिस्टिक माइंड तब आपका बनेगा जब उन चीजों का देखें, किसी के पास गाड़ी होगी तो आप देखेंगे वो प्रोग्रेस गाड़ी तक पहुंची है, तो फिर आपके माइंड में चल रहा है कि मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए। So that is why in this way it moves on. And अब डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थी उसकी बात हम बाद में भी करेंगे, अभी भी हम उसको जो देख रहे हैं वो भी एक साइंस में आप कह सकते हो एक रेवोल्यूशनरी, ओके, दैट वाज अ रेवोल्यूशनरी वॉर। और यहाँ पर कॉम्पटन रिकेट अगेन, ओके, कॉम्पटन रिकेट ये कहता है कि जो साइंस की प्रोग्रेस है उसने लोगों को जो आउटलुक है लाइफ की तरफ उसको मुकम्मल तौर पर बदल, आउटलुक था, उनके जो आइडियाज थे वो लाइफ की तरफ मुकम्मल तौर पर बदल दिया। ना सिर्फ उसको बदला बल्कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को भी बदल दी। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज जो पहले होती थी अब उससे क्या होगी, डिफरेंट होगी। कॉम्पटन रिकेट, कॉम्पटन रिकेट, RICKE, कॉम्पटन रिकेट। और अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वो कहते हैं कि विक्टोरियन एज में क्या हुआ, पीपल दे फ्रॉम दे जर्नीड फ्रॉम otherworldliness to this worldliness. People they journey from otherworldliness to this worldliness. उन्होंने कहा कि वो देखी जाएगी, दिल की खुश रखने को हालत ये ख्याल अच्छा है, ठीक, आपको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, तो वो कहते हैं कि अदरवर्ल्डली वो रिलीजन और उसकी तरफ देयर इज नो नीड टू, ये दुनिया, मटेरियल वर्ल्ड तो यही है ना, ये दुनिया, ये इंपॉर्टेंट है। सो वो उन्होंने उसकी वो जर्नी हमें वहाँ पर नजर आती है। दैट इज वाई अब ये मटेरियलिज्म और कमर्शलाइजेशन दोनों एज में टॉक अबाउट दीज सर्टन व्हाट वी कॉल एक्टिविटीज ऑफ द विक्टोरियन पीरियड, तो वो हमें ये नजर आता है। ओके, उसके साथ साइंस की डेवलपमेंट, अब ये कह सकते हैं ये पहला इन्फ्लुएंस है जो साइंस ने किया कि कमर्शलाइजेशन, और उसके साथ क्या हो गया, मटेरियलाइजेशन, ओके, और मटेरियलिज्म जो है वो वहाँ पर हुआ। और सेकेंड जो साइंस ने जिस चीज़ को नर्चर किया वो क्या था, वो लिटरेरी राइटर्स के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया उसने। लिटरेरी राइटर्स, ओके, दे डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। अब यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर से क्या मुराद है कि उन्होंने अपने लिटरेरी वर्क्स में साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करना क्या किया, शुरू किया। और उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव पोइट है जो इस एज का, वो कौन है, टेनिसन। उसकी पोइट्री को कुछ ना कुछ आपने जरूर देखना है टेनिसन की, क्योंकि जिस तरह से हम एज, इसको एज ऑफ टेनिसन भी कहते हैं, विक्टोरियन एज को एज ऑफ टेनिसन, बिकॉज ही वाज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ दिस एज। यस, ये इसका जो ईयर है वो रोमांटिक के बाद है, मीन्स के 1832 के ऑनवर्ड 1900 तक ये सारी विक्टोरियन एज हम इसको कहते हैं। तो इवन इसकी पोइट्री के बारे में, टेनिसन की पोइट्री के बारे में कहते हैं, इसकी जो नेचर पोइट्री है, ओके, इट इज जस्ट लाइक द वर्क ऑफ अ इंस्पायर्ड साइंटिस्ट। उसने पोइट्री को इस तरह से लिखा है जिस तरह से कोई साइंटिस्ट नेचर को, विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर नहीं,
जैसे कि साइंटिस्ट नेचर को स्टडी करता है, इस तरह से उसने, क्योंकि विलियम वर्डवर्थ के लिए नेचर एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है। एक्टिव रोल किस तरह से? नेचर एक बेबी है, नेचर एक गॉडेस है, नेचर एक टीचर है, यस, वो एक एक्टिव फोर्स वो प्ले करती है। लेकिन साइंस ने नेचर को ये नहीं कहना कि नेचर बेबी है, तो साइंस ने कहना है कि मैं इस नेचर को एक्सप्लोर करूं, इसमें से अपने बेनिफिट की चीजें निकालूं, इसको स्टडी करूं, नेचर को ऑब्जेक्ट के तौर पे साइंस ले। लेकिन विलियम वर्डवर्थ ने नेचर को ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिया, वो तो एक्टिव फोर्स के तौर पे उसने क्या किया है, यूज किया। और फिक्शन में भी आपको साइंस की एप्लीकेशन क्या है नजर आती है, जिसमें दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी जो आगे हम नेचुरलिज्म में भी पढ़ेंगे, वो क्या था, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ की है कि उन लोगों के व्यूज़ बदल रहे हैं। अब जो बदलने वाले व्यूज़ हैं उनके साथ भी उन्होंने अपने आप को कंपेटेबल बनाना है, और जो प्रीवियस व्यूज़ हैं उनको भी देखना क्या वो सही है या गलत है। अब आम आदमी किस में होता है, कॉन्फ्लिक्ट में होता है, मुश्किल में होता है कि व्हाट इज़ देयर। तो इसी वजह से ओवरऑल जो आपको यहाँ पे फैक्टर्स, वो चाहे वो आप कह सकते हैं सोशियोलॉजिकली आप वो रेस्टलेस नज़र आते हैं, साइकोलॉजिकली वो रेस्टलेस नज़र आते हैं, तो उस रेस्टलेस की जो रीज़न है वो वन वे और द अदर हो एज भी क्या है उसकी रिस्पॉन्सिबल। और बहुत कम ऐसे राइटर थे कि उस एज में बिल्कुल एवरीथिंग इज ऑलराइट, जैसे कि ब्राउनिंग की ये लाइंस अक्सर कोट की जाती हैं, गॉड इज इन हिज हेवंस ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, ये ब्राउनिंग के है। लेकिन वो कहते हैं ब्राउनिंग का जो व्यू है वेरी लिमिटेड है, एज का पर्टिकुलर जो मूड था वो ऐसा नहीं था। एज कॉम्प्लेक्स भी थी, एज में डिस्टर्बेंस भी थी, एज में रेस्टलेसनेस भी पाई जाती थी, हेक्टिक एक्टिविटीज भी थी, सब कुछ था। उसने कहा खुदा आसमानों में, दुनिया में सब ठीक है। तो ऐसा ऑप्टिमिस्टिक व्यू हमें यूजुअली विक्टोरियन एज में नजर नहीं आता। विक्टोरियन एज की जितनी भी पोइट्री है या राइटिंग है उसमें मेलेंकली प्लेंटिव स्ट्रेन क्या है नजर आता है, वो मेलेंकोलिक है, सैड है, और वो प्लेंटिव स्ट्रेन आपको नजर आता है। और उसके साथ साथ जो साइंस की वजह से जो चीज़ आई विक्टोरियन एज में वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वैसे तो बहुत पहले आ चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आया 1760 और ये तो 18th सेंचुरी होगी, हम तो विक्टोरियन पीरियड की बात कर रहे हैं। तो क्या चेंज हुआ, यानी कि इस एज पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो कैसे नजर आए। अब देखें ना, अब आप यहाँ पे 8, 10, 50 फैक्ट्रीज बन जाएंगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आपने, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आना एक बड़ा इवेंट है, लेकिन उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो असरात हैं दे ऑल्सो प्ले वेरी इम्पोर्टेंट। अब वहां पे ये तो हो गया कि इंडस्ट्रीज बन गई इंग्लैंड के अंदर और प्रोग्रेस हो रही है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के असरात क्या हैं, लोगों के ऊपर क्या असरात है, एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरह के असरात है, लंदन के ऊपर किस तरह के असरात है। और उसकी एक आपको जो एग्जांपल है वो आपने पहले एक शॉर्ट स्टोरी आपने पढ़ी हुई है जिसका नाम है दी हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस याद है कुछ जी? तो हैप्पी प्रिंस में हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू के ऊपर क्या है खड़ा है और वो पूरे शहर को देख रहा है और उस पर वो सब कुछ जो पैराफर्नेलिया है उससे वो सजा हुआ। एंड देयर वी हैव अनदर वन जो स्वेलो कहाँ से? आयरलैंड से। अब आमतौर पे इर्द गिर्द की जो जगह थी, आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वो लोग एक्सोडस हिजरत करके, माइग्रेशन करके दे यूज्ड टू कम टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्यों आते थे? हम क्यों जाते हैं सऊदी अरेबिया एंड दुबई एंड टर्की और व्हाटएवर, यूरोप स्पेशली फाइनेंशियल। यहाँ से लोग उठ के इन शहरों से लाहौर, कराची क्यों जाते हैं? फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, प्रोग्रेस तो हुई लेकिन सिटीज ओवर क्राउडेड हो गए, गंदगी के ढेर आपको मुख्तलिफ जगहों पे क्या है नजर आते थे, आबादी बेहंगम तरीके से उस शहर की बढ़ी। ये तो हमारी मेहरबानी समझे, हमारी मेहरबानी से ही बात से वो जो कॉलोनाइज नेशंस उनकी मेहरबानी से उन्होंने यहाँ से कमाया और अपने पूरे शहरों को गिरा दोबारा से रीबिल्ड कर दिया।
तो वट एवर द वे उन्होंने उसका जो यूज़ किया, तो उस वक्त जब लंदन की जो कंडीशन है दैट वाज अ वेरी बैड कंडीशन। तो इसी वजह से जब वो स्वेलो आता है, वो कहते हैं "हमें सोने की जगह ही नहीं मिल रही"। वो स्वेलो तो बड़े ख्वाब लेके आता है ना, जा रहा होता है माइग्रेशन करके, वो जा रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि आज मैं लंदन में रुकूंगा, तो जरा रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा, तो वो जगह ढूंढता रहता है। फिर वो कहता है ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है, जब वो हैप्पी प्रिंस की कदमों में जाके बैठता है। और फिर क्या रात को वो खतरे के तो ये कैसी जगह, मैं तो इसे जगह समझा था, इसमें तो खतरे के। तो वो बेसिकली वो विक्टोरियन जो एटीट्यूड है, जो वो गरीब लोगों की जो हालत थी उस दौर के अंदर, उसको वो क्या करता है कि यहाँ पे जो स्टार्ट यहाँ पे देसी वार्ड की जो पोजीशन पर था, एज ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड एज ऑफ पॉवर्टी। ओके, फिर प्रोस्पेरिटी को यानी इंडस्ट्री जो कमा रहे हैं करेंगे। इंडिया में भी आपको नजर आती है, वहाँ पे ट्रैवल मूवी में देखने को लगता है कि यूरोप का भी कंट्री है, लेकिन 60% लोग डॉलर की लाइन से वहाँ पे नीचे रहते हैं। तो अब वो जो अगली फेज है वो भी वहां पर क्या था, मौजूद है। इसी वजह से आपको जो राइटर्स हैं उनकी राइटिंग में आप बंदा के चार्ल्स डिकेंस ने क्यों इस सिचुएशन को डिपिक्ट किया, क्योंकि हमारे लिए जो लंदन है वो क्या है, लंदन इज समथिंग टू बी प्रेज्ड, something to be idealized. But written is not like that at all. अब यहाँ पे जब आपने क्रॉ ईटर है जो उसका सबसे सिल्वर का क्रॉ ईटर, तो उसमें ये जो इधर औरतें होती हैं ना, वो समझिए लंदन की दुनिया का हिस्सा नहीं है, वो तो भी आसमान से उतरा हुआ कुछ है। लेकिन जब बड़े सकीर से जो जाती है, इधर भी लोग काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और इज पॉसिबल, तो वो उनका सारा डिसोल्यूशन हो गया। हम तो सुनिए इंडिया में बैठ गए गोरा से हुक्मरानी करने के लिए पैदा हो, इधर तो गोरा काम कर रहा है तो भाई कर रहा है, तो दे डिडंट कंसीडर इट पॉसिबल। तो लंदन में वो चीजें आपको वो नजर आती थी, और वो डिपिक्शन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुई। एक तरफ प्रॉस्पेरिटी आ गई, एक तरफ लोगों की लाइफ है वो बदली है, कुछ भी हुआ, और दूसरी तरफ देयर वर मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल हु वर पुअर, who were homeless and who didn't have anything to eat, they were starving। वो वहाँ पर हमें उसमें भी नजर आते हैं। अब इसके और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, देयर वाज अ पॉलिसी, अगर इसके राइट स्पेलिंग यस, लेस एज फेयर, लेस एज फेयर, ये एक पॉलिसी वहां पर क्या करवाई गई, इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये पॉलिसी अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है किसी ने, तो क्योंकि मैंने भी इंटरमीडिएट और उसमें बैचलर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, सो एडम स्मिथ ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया, और उसकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, वहां पर उसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया इस पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या है, और आमतौर पे ये मैंने एक दो दफा सीएसएस के जो लिटरेचर के पेपर्स होते हैं ना, वहां पे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आए, ठीक है। LAISS इजी, लेकिन इसकी स्पेलिंग फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, यही ये एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस हुआ। जी जी, इकोनॉमिक्स, यस। सो अब ये क्या हुआ, ये जो पॉलिसी थी ये क्या थी, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में क्या था कि जो इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं उनमें गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो लीस्ट होनी चाहिए, और आप ये समझें इसी पॉलिसी की कैपिटलिज्म बेस्ड होगा। जो बिजनेस है, जो आपके आपके एंटरप्राइजेस है, जो आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो क्या चाहते हैं कि भाई हमें बिजनेस करना है, जो हमारे बिजनेस में टांग अड़ाने की कोशिश न करो, जो पैसे लेने वो ले लिया, ठीक है, टैक्स जो लेने वो ले लिया, ठीक है। तो अब ये इंट्रोड्यूस हुआ, जो एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन बाद में मिल हो गया, रिकार्डो हो गया, रिकार्डो का नाम आपने सुना होगा, वो भी इकोनॉमिस्ट था, ओके। उन्होंने इसको एज इट इज, जब प्रोग्रेस हुई इंडस्ट्रियल, क्योंकि जब एडम स्मिथ ने अपना नोशन दिया तो उस वक्त इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस उस तरह नहीं थी, लेकिन जब इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई तो अब इन लोगों ने एज इट इज इसको अप्लाई करने की कोशिश करवाई गवर्नमेंट की तरफ से, कि गवर्नमेंट लीस्ट इंटरफेयर करे
जो प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है उसमें हो गया। ये प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस गवर्नमेंट लीस्ट इंटरफेयर करेगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? ऑनर को, बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो उजरत तो सेट नहीं कर रही लोगों की, तो वो जिस तरह से मर्जी उसको लुटे वो तो आजाद है। और दूसरे कानून भी पास हुआ हुआ है, कानून भी पास हुआ है कि गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आम मैटर पे। असल में ये जो इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया उसकी रीजन ये थी। अब देखिए ना, एडम स्मिथ की ऐसी की तैसी मार्क्स ने की है अपनी राइटिंग्स के अंदर। एडम स्मिथ के जो नोशन है इकोनॉमिक्स के बारे में वही गलत है, लेकिन किसी ने उन नोशंस को कभी, बल्कि एडम स्मिथ के कुछ ऐसे नोशंस हैं कि जो खुद कैपिटलिस्ट ने दबा दिए हुए क्योंकि वो इनके अगेंस्ट है। जो जो उसके नोशंस वो जो इनके फायदे में वो उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया। तो अब इसको जब लेटर इन स्पिरिट में अप्लाई किया गया लेसास फेयर, तो व्हाट हैपेंड, लोगों की जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ज्यादा हो, क्योंकि गवर्नमेंट जब इंटरफेयर। अब देखें ना, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट क्या करती है बजट में, एक वो क्या होते हैं, गोंगलों से मिट्टी उतारने के लिए क्या करती है कि जी मजदूर की जो तनख्वाह है वो 18,000 रुपये मुख्तस कर दी। कभी उन्होंने पूछा है किसी फैक्ट्री वाले से 18,000 देगी नहीं देगी? सिर्फ वो दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम देखें मजदूर की हम क्या परवाह कर रहे हैं, या उन बिजनेसेस में हम क्या कर रहे हैं, वो इंटरफेयर करके उसकी जो तनख्वाह है वो सेट कर। तो यहाँ पे अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इक्वल ये भी था साथ साथ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो गरीब और अमीर का फर्क ज्यादा हो गया, लोगों के पास बाइंग पावर जो है वो कम होगी, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगी, शहर ओवर क्राउडेड हो गए। अब ये सारे मसाइल आपको लिटरेचर में उनकी झलक वन वे और द अदर नजर आती है। ठीक है, इसी वजह से हमने क्या कहा, एक ऐसी है कि जिसकी रिफ्लेक्शन लिटरेचर में सबसे ज्यादा या जिसका असर लिटरेचर के ऊपर बहुत ज्यादा। अब इसके खिलाफ भी कुछ लोग बोले, ये नहीं कि बस सारे इसी रूल के साथ ही चल रहे थे। उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो रस्किन है। रस्किन क्रिटिकली है बहुत बड़ा। वो भी मैंने बीएड नहीं किया होगा। सो रस्किन और उसके साथ जो है वो इन्होंने अपनी प्रोज में क्या किया, इस पॉलिसी के अगेंस्ट जो है वो क्या किया, उन्होंने बात की। रस्किन और कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल, ठीक है। और अब यहाँ पे इसकी जो बुक है रस्किन की, इसके बारे में भी कभी आ जाता है वो Unto the last। वो उसने खुद अपनी इस बुक को अपना ग्रेटेस्ट वर्क कहा, Unto the last। और इस बुक से Unto the last से गांधी भी बहुत इन्फ्लुएंस, गांधी के भी जो नजरियात हैं वो इस बुक से बहुत ज्यादा जो है क्या हुए शेप। कार्लाइल को भी इंस्पायर्ड प्रॉफिट कहा जाता था, उसने लोगों की वो बातें की हैं जिसमें लोग क्या हो रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे। सो इसी वजह से जब हम इसकी हम बात करते हैं तो इसने क्या कोशिश की, सोशली रिफॉर्म करने की कोशिश की लंदन को। वो जो लंदन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत कुछ बिगड़ चुका था, ओके, उसको उसने रिफॉर्म करने की कोशिश की। और उसके साथ साथ जो है इसने जो कॉमन मैन के जो इश्यूज थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से उसको उसने लाया। बाद में रस्किन दोनों ने, कार्लाइल और रस्किन दोनों ने। और अब ये देखने के बाद में जो रिफॉर्मेशंस जो हुई उनमें इनका क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है उन रिफॉर्मेशंस को जो है वो लाने का। और डिक्कन्स इन्हीं चीजों को क्या करता है अपने राइटिंग में डिस्प्ले करता है। इन चीजों को डिस्प्ले करता है, वो मिजरेबल पुअर लोग जो है उनको डिस्प्ले करता है, उनकी रेचेड डिवेलिंग प्लेसेस जो खस्ता हाल और बुरी है उनको वो डिपिक्ट करता है।
और उनकी जो पुअर लाइफ्स हैं उनको वो क्या करते हैं डिपिक्ट करता है। ओलिवर ट्विस्ट जो इसका नॉवल है, वो बेसिकली फोकस ही जो स्लम लाइफ है उसके ऊपर करता है। स्लम लाइफ, स्लम डॉग मिलियनियर मूवी देखी है ना आपने? ओके, तो यहाँ पर लंदन ओलिवर ट्विस्ट के अंदर रियलिस्टिक पिक्चर देता है लंदन स्लम्स की। हमारे लिए अभी इमेजिन करना मुश्किल है कि लंदन में भी स्लम्स हो सकते हैं क्योंकि हमने वैसा लंदन ना पिक्चर्स में देखा है और ना उसके बारे में ऐसा कभी सुना। और इसी तरह से वो मैंने हार्ड टाइम्स का भी आपको बताया था कल, और उसके साथ जो बाकी उसकी जो राइटिंग्स थी। और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है विक्टोरियन पीरियड की वो है प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। में एक बिल मंजूर हुआ था 1832 में, उसको कहते थे रिफॉर्म बिल्स, रिफॉर्म बिल्स। और उसमें बेसिकली जो रिफॉर्म बिल्स क्या था कि ये जो लैंड कुछ फ्यूडल्स के पास थी उसको रिफॉर्म करके कोशिश की गई थी कि बाकी जो आम लोग हैं उस तक की जमीन क्या है। और ये आपको पता है कि बहुत से कंट्रीज में, इंडिया में भी और बहुत से चाइना में भी ये लैंड रिफॉर्म जो हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा की गई ताकि फ्यूडलिज्म की जो बैकबोन है वो टूट जाए। फ्यूडलिज्म क्योंकि जब तक चंद लोगों के पास सारी जमीन होगी तो वो मुल्क में डेमोक्रेसी और ये चीजें कभी भी पनप नहीं सकती। अभी भी जहाँ पर जमीनें चंद लोगों के पास है वहाँ पे गुजारे होते हैं, टेनेंट्स ही होते हैं काम करते हुए जो उनके नीचे रहते हैं हमेशा से। और इससे बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स में वो मास्टर और स्लेव का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो ज़्यादा डेवलप होता है। अब जब हमने कहा कि ये प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी थी तो the people of London they were very much charged with French Revolution। उन्होंने कहा था वहाँ पर रेवोल्यूशन आया, यहाँ पे क्यों नहीं आई? हमने पहले बात की थी रेवोल्यूशन 1789 में जब वहाँ पे आया तो लंदन वाले भी चाह रहे थे क्योंकि उनकी भी हालत उसी की तरह की थी। ये चार्ल्स डिकेंस ने अपने नावल टेल ऑफ टू सीरीज में बताया कि उनकी भी हालत इसी तरह की थी जिस तरह के लंदन के लोग थे, जिस तरह के फ्रांस के लोग थे। अब वो यहाँ पर लाना चाहते थे लेकिन अल्टीमेटली ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन जो डेमोक्रेसी थी, जब आम लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे या कुछ भी, तो उनकी जो यूनियंस का बनना और अपने राइट्स के लिए उनकी आवाज़ उठाना, उनके चंद नुमाइंदों का अपने जो मिल ऑनर्स हैं उनसे बात करना, तो ये किस चीज़ की तरफ ये वो इशारा था कि लोग अपने हुकूक के लिए आवाज़ क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं या उठा सकते हैं। तो जब आवाज़ उठा सकते हैं तो फिर जैसे कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये नजर आता है कि फीमेल को वोट का राइट नहीं, लेकिन मेल को विद द पैसेज ऑफ टाइम ये राइट क्या है मिल रहा था कि वो अपने लोगों को क्या करे, सिलेक्ट करे। और यहाँ पर जो हडसन ने अपने इसमें जो सोशल सिनारियो को रिप्रेजेंट करते हुए जो कहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो स्लेवरी के असरात थे लोगों के अंदर, खासतौर पे वो जो मिल्स में काम करने वाले वर्कर्स थे या फ्यूडल्स के यहाँ काम करने वाले जो आम टेनेंट्स थे, उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि उनके राइट्स हैं और उनके लिए उन्होंने क्या उठानी है, उन राइट्स के लिए उन्होंने आवाज़ उठानी। तो अब उस आवाज़ के उठने के बाद बहुत से जो गवर्नमेंट के आप कह सकते हो डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पर ये बात चलना शुरू हुई कि इन लोगों को भी क्या है वो राइट्स मिलने चाहिए कि जो वर्किंग क्लास के पास थे राइट्स। और वहाँ पर जो उस वक्त हेनरी दी फोर था, आई थिंक सो, हेनरी दी फोर जो रूल कर रहा था, तो पावर्स सारी की सारी किसके पास थी? वो रॉयल, जिसको कहते हैं ना रॉयलिज्म, उसको आप कह सकते हैं। तो रॉयलिज्म से वो पावर शिफ्ट होना शुरू हो, ठीक है। जिस वो पावर शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स में आना शुरू हो। पहले एक पर्सन के अंदर सारी की सारी पावर्स नहीं, अब एटलीस्ट डेमोक्रेसी की जो प्रोग्रेस हुई तो एक पर्सन के अंदर नहीं रही, बल्कि सिलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे सोसाइटी के उनके पास वो पावर आना क्या होगी,
शुरू होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी शिफ्ट थी रॉयलिज्म से डेमोक्रेसी की तरफ। तो विद द बेस्ट ऑफ टाइम की डेमोक्रेसी क्या है डेवलप होना वहां से क्या हुई स्टार्ट। यस और कुछ चीजें जो बाकी सारी प्रोग्रेस चेंजेस और उसके बावजूद जो आप कह सकते हो कि कंजर्वेटिव रही लंदन में, वो डोमेस्टिक लाइफ या जो सेक्सुअल लाइफ है वो क्या है, वो कंजर्वेटिव है। उसमें किसी तरह की कोई चेंज नहीं, बल्कि पहली एजेस में फिर भी कुछ आप कह सकते हो कि आज़ादी नजर आती थी, लेकिन इस एज में विक्टोरियन एज में वो आज़ादी नजर नहीं आती। और आपको उसकी झलक चाहे वो इवन के हार्डी लिखा हुआ नावल या टी.एस. एलियट सॉरी जॉर्ज एलियट लिख रही है, उसमें आपको क्या नजर आता है, दबी हुई स्पिरिट नजर आती है। तो अगर सेक्स की मेंशन भी करना है तो एक मेटाफोरिकल वे में बात कर देनी है और आगे गुजर जाना है। मीन दीस पीपल दे वर वेरी मच टची अबाउट द मेंशनिंग ऑफ सेक्स इन देयर लिटरेचर। वो ऐसी तरह जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो फीमेल राइटर्स हैं जैसे वो करती हैं, तो इस तरह से वो क्या करते थे मेंशन करते थे। तो ये जो टॉपलेस और मिनी स्कर्ट्स को पहनना, उन्होंने ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है। सो इसको कहा जाता था कि इफ समबडी हैज टू टॉक अबाउट सेक्स सो दैट इज हश हश इनकमोडियस, मुंह बंद कर दो, देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट दैट। और इसमें सारे के सारे राइटर थैकरे, डिकन्स, जॉर्ज एलियट, इन सब का एटीट्यूड इसी तरह का। और इवन के थैकरे एक बहुत बड़ा सेटरिस्ट है और उसने वैनिटी फेयर जो कल मैंने इसका नावल बताया उसमें बेकी शार्प का करेक्टर बड़ी बोल्ड करेक्टर है, लेकिन इसके बावजूद उसके नावल में सेक्स की मेंशनिंग खुलेआम नहीं। और इसी तरह से हम आमतौर पर ये भी कहते हैं कि जब मॉडर्न एज में जब भी कोई पापा अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता था अपनी औलाद के ऊपर, तो वो औलाद आमतौर पर कहा करती थी आई हैव अ वेरी विक्टोरियन सॉर्ट ऑफ पापा। तो विक्टोरियन सॉर्ट में विक्टोरियन एज के अंदर जो पापा डोमिनेंट है, लेकिन मॉडर्न एज में वो सारी डोमिनेंस क्या होगी, खत्म होगी। तो वहां पे वो डोमिनेंस सेंट्रल जो क्या है नजर आती है। इसके साथ साथ ये तो चले हो गया ना कि सेक्स की मेंशनिंग उस लिटरेचर में आपको नजर नहीं आती। इवन वाइन जो पीना है उसको भी बड़ा मायूब, जो बंदा खुले यहाँ वाइन पीता था विक्टोरियन एज में उसको बड़ा अजीब समझा जाता था। हालांकि एडिसन और स्टील और जॉनसन दबा के शराब पीने वाले लोग थे और वो पिछली एज के, और उनको कोई सरेआम भी अगर वो शराब पीते थे तो कोई उनको रोकता नहीं था। बल्कि डॉक्टर जॉनसन तो उसके जो व्यूज हैं वो इस तरह के हैं कि जो हीरो बनना चाहता है वो ब्रांडिंग, वरना वो हीरो नहीं बनता, जॉनसन ये कहता है। लेकिन इस एज में जो है वो जो ज्यादा एक्सेसिव जो शराब पीता है वो डिसेंट कंपनी से दूर, इसको शॉर्ट्स कहते थे, जो शराब के रसिया होते थे शॉर्ट्स, ठीक है। तो वो आमतौर पर जो शॉर्ट्स हैं they were excluded from the बेस्ट कंपनी। बेस्ट कंपनी में शराब पीने वाले में क्या था, जी SOTS शॉर्ट्स। अब ओके, कैरेक्टराइजेशन ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस के जो कैरेक्टर्स हैं यूजुअली वो टू काइंड्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक को कहा जाता है दी नॉर्मल और एक को कहा जाता है दी एबनॉर्मल। दी नॉर्मल एंड दी एबनॉर्मल। नॉर्मल में तो एवरी कैरेक्टर कि जो अपनी लाइफ को कुछ रीजन या उनके हिसाब से वो गुजार रहा है वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल कैरेक्टर हो जाएगा। एबनॉर्मल में हमारे पास उसके 3 तरह के कैरेक्टर्स आते हैं। नंबर 1 है सेट्रिकल पोर्ट्रेट्स। सेट्रिकल पोर्ट्रेट्स सेट्रिकल पोर्ट्रेट्स कि वो कैरेक्टर्स के जिन पर वो क्या करता है, सटायर करता है या उसके वो सटायर का निशाना बनता है।
वो भी बेसिकली उनको वो नॉर्मल कैटेगरी में नहीं लेके जाए चाहता है। उसके साथ जो हमारे पास है वो है ग्रोटेस्क। ओके, ग्रोटेस्क कैरेक्टर्स, ग्रोटेस्क, GROTESQUE, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क यूजुअली जो ग्रोटेस्क में वो ह्यूमरस भी होते हैं और उसके साथ साथ वो एब्सर्ड हरकतें भी करते हुए हमें नजर आते हैं। और उसके साथ है जिनको हम कहते हैं द विलन्स। विलन भी बेसिकली नॉर्मल उस कैटेगरी में नहीं आता, द विलन्स। और इसी वजह से कहा जाता है कि डिकन्स सक्सीडेड इन पोर्ट्रेइंग द abnormal characters much better as compared to the normal characters, क्योंकि वो समझते हैं कि जो नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर वेरी बोरिंग और उन पर बहुत कुछ लिखा नहीं जा सकता। एबनॉर्मल जो है उन पर ज्यादा लिखा जा सकता है क्योंकि नॉर्मल ऑर्डिनरी होते हैं, डल होते हैं, बोरिंग होते हैं। और इसमें अगर आप डिकन्स की कैरेक्टराइजेशन में देखें तो आपको ज़्यादातर इन कैटेगरीज में जो कैरेक्टर्स हैं वो फॉल करते हुए नजर आए। और जो वो जो डिवीजन है बिटवीन राउंड कैरेक्टर एंड फ्लैट कैरेक्टर्स, वो किसने दी थी डिवीजन, राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर? राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर की जो डिस्टिंक्शन है ये भी एक दफा आया हुआ था एमसीक्यू। राउंड फ्लैट कैरेक्टर की जो कल एक नाम लिया था आपके सामने, ईएम फोस्टर। ईएम फोस्टर ने, जब हम प्लॉट और स्टोरी की बात कर रहे थे, मैंने बताया था उसमें, तो ईएम फोस्टर ने जो डिस्टिंक्शन हमें दी है फ्लैट और राउंड कैरेक्टर की। ओके, सो डिकन्स की मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स को आप क्या देखते हैं जी? डिकन्स की मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स क्या होंगे, राउंड होंगे या फ्लैट होंगे? या कोई नॉवल जो आपने पढ़ा है उससे आपको क्या फील होता है? तो पढ़ा हुआ नॉवल आपने तो मैंने पढ़ाया भी है नॉवल, है ना? यस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इसके राउंड कैरेक्टर्स जो हैं वो लेस होते हैं, ज्यादातर इसके फ्लैट कैरेक्टर्स, ज्यादातर इसके कौन से कैरेक्टर्स हैं? फ्लैट कैरेक्टर्स। बल्कि इसके ऊपर तो ये भी चार्ज लगाया जाता है कि ही गिव्स नॉट कैरेक्टर्स बट कैरिकेचर्स। ये कैरेक्टर्स नहीं देता बल्कि कैरिकेचर्स देता है। यस, अब जो कैरिकेचर्स है बेसिकली वो क्या है? कैरेक्टर तो वो होता है ना जो अपने आप को हर वक्त बदलता रहे, चॉइसेस ले और उसकी चॉइसेस के हिसाब से उसकी जिंदगी मूव करे। कैरिकेचर क्या होता है? नो चॉइसेस। वो कैरिकेचर बेसिकली एक वो होता है ना, अड्रिफ्ट, जो पानी के ऊपर अगर आप किसी लकड़ी को छोड़ दें तो वो ड्रिफ्टिंग करेगी इधर उधर, ना उसका पानी के ऊपर कंट्रोल है और पानी से कहाँ उठा के फेंके। इस तरह का जो कैरेक्टर है वो क्या है? कैरिकेचर। तो इसी वजह से मैंने आपको क्या कहा था कि स्टोरी ड्रिवन और कैरेक्टर ड्रिवन। तो जब हम कैरिकेचर की बात करते हैं तो कैरिकेचर अपनी जिंदगी बनाने या बिगाड़ने में उसका ना होने के बराबर रोल होता है। और वो इसी तरह से जब हम कैरिकेचर्स की बात करते हैं तो उसमें ये भी आप शामिल करेंगे कि वो जो कैरिकेचर है वो एक ही चीज के साथ जुड़ा हुआ है और उसी के साथ वो जुड़ा रहेगा और उसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम कैरेक्टर पिक करें अटेल सीरीज में, क्या नाम है उसका, उसने ह्यूमन पर्पस के लिए रखा हुआ, तो वो कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जिसने जिंदगी में चॉइसेस नहीं अच्छा हुआ जुड़ा हुआ, वो ह्यूमन पर्पस है, दोस्तों क्या कर रहा है, फुल नहीं कर।
इसी तरह से बहुत से बाकी जो जैसे कि यूसी के उसमें बनाया हुआ एक सेक्रीफाइसिंग है और उसका बड़ा अच्छा जिस भी डे या उसके रिलेशन बनाती है उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहता है उसके बाद। तो उसमें उसकी वो इसी तरह से टू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द वेरी एंड वो आप ये समझिए कि जो फ्लैट कैरेक्टर्स होती है उनको वन में और कैरी फ्लैट जो करते हैं उसको बदलेगा तो है नहीं उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बदलने की और ना राइटर ने उसे अलाउ किया है बदल वो जैसा वैसे ही कहता है सेक्रीफाइसिंग विलन है विलन का आपने जो पढ़ा वो आपने कौन सा पढ़ा जी ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में से हम उसकी जो एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि उसमें जो मैगविच है मैगविच तो मैगविच जो है वो विलन है शुरू में भी उसको भाग रहा है ना शुरू में भी आप कह सकते हो कि पुलिस से या उन लोगों से वो भाग रहा है और फिर वहाँ पे उसे फेंक दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और वहाँ से जब वापस आते हैं तो उसका जो कैरेक्टर है वो एक विलन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है हम कहें कि मैगविच में कोई पॉजिटिव चेंज आ गए कुछ भी आ गए वो बदल गया तो ऐसा नहीं तो मैगविच किसको रिप्रेजेंट करता है और मैगविच उन सारे इंग्लैंड के विलन को रिप्रेजेंट करता है इसके अलावा मैगविच की इंडिविजुअलिटी को एज अ कैरेक्टर को नहीं शो किया वो दूसरों से डिफरेंट कैसे है तो इस वजह से हम उसको क्या कहेंगे कैरिकेचर्स जो है वो कहते हैं लेकिन फिर भी अब क्योंकि इसके सारे कैरेक्टर्स को कैरिकेचर्स कहते हैं तो फिर जरा वो होगी नाइंसाफी होगी राइटर्स के साथ क्योंकि ऑल कैरेक्टर्स आर नॉट कैरी और सारे कैरेक्टर कैरिकेचर्स तो ग्रेट हो ही नहीं सकता राइटर आप देखें उसमें जो कैरिकेचर नहीं है उसकी एग्जांपल सिडनी कार्टर की हमें मिलती सिडनी कार्टर जिंदगी से उठाया हुआ ये ना सब कुछ है वो फिर जिंदगी का पर्पस मिलता है जो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है इनसिग्निफिकेंट होता है सिग्निफिकेंट हो जाता है जीवन में तो पूरी तरह नहीं होती और हमारे एग्जाम तक इधर नहीं है पहले ये वो जिंदा होता है लेकिन मरा होता है मरता है तो जिंदा होता है ये उसमें क्या है एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या है नजर आती है उस कैरेक्टर में तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली ये हम और ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अ टेल ऑफ टू सिटीज के इट मींस के सारे कैरेक्टर्स को कैरिकेचर के तौर पे दिखाता नहीं है बल्कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो राउंड की कैटेगरी में क्या है जाते हैं जो बदलते हैं उसमें एक कैरेक्टर पिक का भी आ जाए ग्रेट एक्सपेक्टेशन में फिर शुरू में कैसे होता है शुरू में बड़ा इनोसेंट होता है दूसरों के रेमो करते जिया होता है और फिर दौलत आ जाती है फिर जरा अंदाज बदल जाते हैं फिर जब जगने लगती है जिंदगी के अंदर पता चलता है कि मैं गलत रास्ते से चल रहा हूँ तो वो उसे रियलाइज भी कर लेता है तो वो कैरिकेचर नहीं वो हम उसको एक कैरेक्टर के तौर पे लेंगे कैरिकेचर के तौर पे नहीं लेंगे राउंड कैरेक्टर के तौर पे लेंगे दैट कैरेक्टर के तौर पे उसे नहीं लेंगे तो कोई भी ऐसा राइटर नहीं है कि जो सारे के सारे कैरेक्टर्स को हमेशा फ्लैट दिखाता हो ये हो ही नहीं सकता फिर तो नॉवल आगे मूव ही नहीं कर सकते नॉवल डाउनफॉल न आता लेकिन उससे पहले भी वो बदला होता है देखिए ना बचपन में बड़ा इनोसेंट होता है दौलत आती है तो दिमाग फिरता है ना जब वो उसे मैगजीन भेज रहा होता है और अपने रिलेटिव को दूर करता है कि मतलब क्यों गरीब लोग आ जाते हैं मेरे पास रहते तो वो फिर वो रियलाइज उसे वो तो रियलाइजेशन चले वो उसे जो बुरा एक्सपीरियंस होता है लेकिन बचपन में जो है वो इनोसेंट होता है और इनोसेंस से हो जाता है उस एक हिपोक्रेट की तरह ये हिपोक्रेट बनता है कि दिल में कुछ और सोच रहा होता है और कर कुछ हो रहा होता है और अपने रिश्तेदारों को जिसने उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा साथ दिया होता है उसको बुरा समझे गरीब लोग मेरे घर आ जाते हैं अब ये उसमें चीज तो और एडी नजर आ ये बचपन से और एडल्ट जो हमारे पास फिट है वो बचपन वाले फिट से मुकम्मल तौर पे क्या है डिफरेंट तो वो डिफरेंस जो है वो क्या होगा उसके राउंड कैरेक्टर को उसको इवन उसका डाउनफॉल ना भी आता तब भी वो एक राउंड कैरेक्टर की इज्जत करेगा इसी तरह से डॉक्टर फॉस्टर और बहुत से विन के ओथेलो शेक्सपियर के जो बाकी जो ट्रेजेडीज हैं उसमें भी ज्यादातर जो कैरेक्टर है राउंड कैरेक्टर ही होते हैं जॉर्ज एलियट के तो ज्यादातर राउंड कैरेक्टर्स होते हैं फ्लैट कैरेक्टर उसके नाम ये फ्लैट
फ्लैट फ्लैट किस सेंस में, इसमें फ्लैट इस सेंस में आएगा क्योंकि हमें इसका माजी तो दिखाई नहीं जाता कि माजी में अपनी दौलत को कोई इंजॉय कर रहा हो। ओके, वो क्या था, उसे वो अपने पेरेंट्स की कमाई हुई दौलत अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने उन चीज़ों को रिनाउंस करके वो लंदन में एक ज़िंदगी मीन कि वो अच्छा था, अच्छा ही रहा। वो फ्लैट करेक्टर की, उसके करेक्टर में हमें कैरेक्टर वाइज कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही हो तो वैसे नहीं नजर, लूसी में भी वो खास डेवलपमेंट नहीं नजर आ रही, वो भी ऑलमोस्ट। वैसे तो इन कैटेगरीज पर भी पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में काफ़ी इतराज़ हुआ है कि फ्लैट कैरेक्टर मुकम्मल तौर पे हो ही नहीं सकता, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ई एम फोस्टर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंस में, जिस सेंस में ई एम फोस्टर ने फ्लैट और राउंड की कैटेगरी बनाई है, तो ये कैरेक्टर लूसी का हो जाए, चार्ल्स डार्ने का हो जाए, ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, फ्लैट कैरेक्टर की कैटेगरी में, राउंड की कैटेगरी में नहीं है। ओके, और उसके अलावा डिकेंस का ह्यूमर, ये तो होगी कैरेक्टराइजेशन, उसकी कैरेक्टराइजेशन में उससे ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स हमने बता दी इस तरह की, और उसके कैरेक्टर की डिफरेंट काइंड। ह्यूमर, ह्यूमर डिकेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकेंस के वर्क के बारे में कहा जाता है कि ह्यूमर इज द सोल ऑफ हिज वर्क। ओके, ह्यूमर इज द सोल ऑफ हिज वर्क। ह्यूमर, ह्यूमर आयरनी उसकी वर्क की सोल है ज्यादा। तो वो कहते हैं कि डिकेंस का जो ह्यूमर है वो शेक्सपियर या फील्डिंग के साथ मिलता जुलता है, इतना ग्रेट है। ओके, फील्डिंग और शेक्सपियर के साथ जो उसका ह्यूमर है वो मिलता है। Okay, so humor is also his philosophy of life. Life is impossible without humor. Humor is also philosophy of his life. Dickens, yes. Okay, लेकिन इसकी ह्यूमर के बारे में एक बात की जाती है कि his humor is not very subtle. SUBTLE, subtle. कि वो इतना स्पॉन्टेनियस नजर नहीं आता, ऐसे लगता है कि राइटर ने ह्यूमर क्रिएट करने के लिए जानबूझ के एक इवेंट को क्या किया है, स्पॉन्टेनियस ह्यूमर उसका नजर नहीं आता। मिस्टर चिप्स का ह्यूमर बड़ा स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस ह्यूमर है, लेकिन यहाँ पे उसका जो ह्यूमर है वो सटल नहीं है उतना जितना कि थैकरे या फील्डिंग का सटल है। फील्डिंग ऐसे नहीं ग्रेट नाम है इसका, थैकरे या फील्डिंग का खास तौर पे वो सटल ह्यूमर आपको नजर आता है। इसी वजह से डिकेंस पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि इसका जो ह्यूमर था वो प्रोफाउंड नहीं था, आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल, आप क्या सुपरफिशियल। क्योंकि जिस फिलॉसफी के साथ डिकेंस नॉवेल लिख रहा था वो क्या थी, मेक देम लाफ, मेक देम वीक, मेक देम ग्रेट। वो कहते हैं कि ऑडियंस को आप तीन तरह से आप काबू में रख सकते हैं, हंसा दे उन्हें, रुला दे उन्हें, या उन्हें सस्पेंस में ऑडियंस के लिए। तो ये उसकी पहली आप कह सकते हो कि जो फिलॉसफी है वो हमें नजर आती है। तो जो एक और एलिमेंट है इसकी राइटिंग का वो है पैथोस, PATHOS, पैथोस। चार्ल्स लैम के बारे में भी यही कहा जाता था और चार्ल्स डिकेंस के बारे में भी यही कहा जाता है कि देयर लाफ्टर इज नॉट फार फ्रॉम देयर टीयर्स। ये लाफ्टर और टीयर्स दे आर यूजुअली इंटरमिंगल्ड विद वन अनदर। So it is said about him that he makes us smile through our tears. He makes us smile through our tears. So certainly he views life, जब वो pathos और humor दोनों को वो डिस्कस कर रहा है, so he considers life what
ट्रेजाइकोमेडी, लाइफ इज अ ट्रेजाइकोमेडी। और यही ट्रेजाइकोमेडी आपको मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में नजर आती है कि जहाँ पे प्योर ट्रेजेडी बहुत कम लिखी गई, क्योंकि वो समझते थे कि लाइफ प्योर ट्रेजेडी नहीं हो सकती और लाइफ प्योर कॉमेडी नहीं हो सकती। लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ these two things। और वो जो क्लासिकल नोशन था जो फिलिप सिडनी ने दिया था कि फ्यूनरल्स शुड नॉट बी मिंगल्ड विद ऑन पाइप्स, म्यूजिक के साथ एक तरफ म्यूजिक बज रहा हो और दूसरी तरफ आप जनाजे उठा रहे हो, तो ये नहीं चल सकता। शेक्सपियर ने भी यही किया, ट्रेजाइकोमेडी को डिपिक्ट किया, और डिकन्स ने भी ट्रेजाइकोमेडी ने वो अपने नॉवेल्स में रखी। लेकिन जब वो पैथोस को क्रिएट करता है तो फिर वो अपने रीडर्स को रुलाता भी। जैसे कि आप अ टेल ऑफ टू सिटीज का जो एंड है, और हार्ड टाइम्स में भी कई ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे जो रीडर है वो क्या फील करता है, वन मस्ट फील फॉर द पीपल हु आर देयर इनसाइड दैट नॉवेल। तो वो हमें पैथोस हमें इसकी राइटिंग में बार बार नजर आता है कि जब आप इमोशंस की रॉ में बह जाते हैं। अब इमोशंस की रॉ में जो बहना है इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि जब तक आप इमोशंस की रॉ में नहीं बहते आप एम्पैथाइज ही नहीं कर सकते दूसरों के साथ। एम्पैथाइज करना क्या होता है? putting yourself into the position of someone else and sympathize with it। कि आप अपने आप को दूसरों की जगह जाके रखते हो और फिर उनके साथ क्या करते हो, क्योंकि आप उस वक्त तक सिंपैथी शो ही नहीं कर सकते जब आप दूसरों की जगह पे जाके अपने आप को ना। एक यहाँ पे सड़क पर जो है वो एक बच्चे का रात के 10-11 बजे सब सर्दी में अंडे बेचना कैसा होता है, ये एक न सिर्फ आपकी मेंटल एक्टिविटी यहाँ पर चाहिए होगी बल्कि उस चीज को अपने फील भी करना है, तब आप रियलाइज कर सकते हैं कितना मुश्किल है। यस, उस कैरेक्टर को अडॉप्ट करते हैं। ओके, यस, जैसे कि रॉक स्टार, आई थिंक उसकी मूवी थी एक रॉक स्टार, तो उसमें भी वो जब अपने आप को उस कैरेक्टर को शो करने के लिए कितने दिन वो भूखा रहा जाके उसके मुंह से ये लगे तो वो भूखा, या उसने उस सिचुएशन को झीला है। वरना आपका मुंह शायद पे शाज हो और सब कुछ हो और आप दुख को शो कर रहे हैं, कैसा दुख हुआ है। तो वो कैरेक्टर के हिसाब से आपने अपने आप को क्या करना है, एडजस्ट करना होता है आपने। सो ये चीज़ें जो है वो आप इसमें डिकन्स में अपने माइंड में रखें। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट सर्टनली वो मैंने कल भी आपको बता दिए थे कि डिकन्स में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ जगहों पर वो क्या है नजर आते हैं। कभी कभी डिकन्स हमें ह्यूमरस फैक्टर्स में नजर आता है, कभी कभी ट्रेजिक है। उसकी लाइफ भी बड़ा एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन था ह्यूमर और ट्रेजिडी का। ओके, जैसे कि वो अपनी वाइफ से तो कुछ खास मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन अपनी वाइफ की बहन से बड़ी शदीद मोहब्बत करता था, बल्कि उसे ये भी लगता था कि उसको अपनी वाइफ की उसकी 7-8 बहनें थी, मुझे लगता था सारियों से इसे मोहब्बत है। ठीक है, तो आप डिकन्स तो बच्चे इसके बहुत ज़्यादा थे, तो जेरी क्रंचर की तरह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डालता था, अपनी वाइफ को। ये तुम रिस्पॉन्सिबल हो इनको दुनिया में लाने। तो ये उसकी लाइफ के बहुत सारे ऐसे ह्यूमरस एलिमेंट्स हैं जो उसने नॉवेल्स में भी डाले। जैसे कि जेरी क्रंचर अपनी वाइफ को समझे ये मेरे खिलाफ तो दुआएं करती रहती, वो नमाज पढ़ रही है, नमाज मीन्स के अपना जो उनकी इबादत है वो करती है, ये हमेशा जब भी मुसल्ले पे बैठी होती है ना मेरे खिलाफ ही वो हालांकि कहती मैं आपके भले के लिए दुआएं मांगती हूँ तो मेरे खिलाफ, और यही इसका एटीट्यूड वाइफ की तरफ भी था। तो और दूसरा रोमांस में जाएं तो फिर ये सिडनी कार्टन भी है और चार्ल्स डार्ने भी है, वो भी दोनों। अब देखें ना ये डबल है दोनों, चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन दोनों की शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। ये दोनों करतव हैं वन वे और ज़्यादा चार्ल्स डिकन्स का। एक उसकी लाइफ की ऑप्टिमिस्टिक साइड, वो चार्ल्स डिकन्स जिसको दुनिया लेजेंड समझती है, और एक उसकी ज़िंदगी के वो साइड की जब वो मायूस पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला उसे नहीं, तो वो वन वे और द अदर, वो दोनों कैरेक्टर उसका ही इमेज वो क्या कर शो कर। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक आप रखें माइंड में। 10 मिनट ब्रेक करते हैं और फिर आगे हम नेक्स्ट